अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा। मैं इस वक्त अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के करीब एक होटल की लॉबी से बैठा ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मकसद हरगिज़ ये नहीं था कि इसे होटल की लॉबी से रिकॉर्ड किया जाए। प्लानिंग तो पूरी ये थी कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियों के ऊपर बैठ के मैं इसे वीलॉग को रिकॉर्ड करूँगा। पाकिस्तान की सियासत जो गुज़श्ता 24 घंटों से मैं देख रहा हूँ उसके तनाज़र पर मैं बात करूँगा। लेकिन बदकिस्मती से जब तक मैंने अपने ये नोट्स जो हैं ये कंप्लीट किए, मुझे तकरीबन 2.5-3 घंटे लग गए इनको लिखते हुए, और उस वक्त तक इतना अंधेरा हो गया कि वहाँ पर मैं खुद ही अपने आप को देख नहीं पा रहा था। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि इसे यहाँ बैठ के मैं रिकॉर्ड करूँ। मैं यकीनी तौर पे कोशिश करूँगा कि अगले चंद दिनों में अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियों के ऊपर बैठ कर भी मैं अदालत की और इंसाफ की और कानून के हवाले से भी मैं एक वीलॉग रिकॉर्ड कर सकूँ। मकसद मेरा कहने का ये था, जो मैं कहना चाह रहा था आज पाकिस्तान के हालात देख के, कि कैसे अमेरिका के ताकतवर ढांचे के अंदर, सियासी ढांचे के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो सिर्फ इसलिए अपनी ताकत डिराइव करती है, उसके अंदर जो तमाम ताकत है, उसकी जो पोजीशन है, वो सिर्फ इसलिए है कि अमेरिकन माशरा, अमेरिकन पॉलिटिक्स जो है उसे वो ये ताकत, उसे ये प्रेस्टीज देती है। अमेरिका में रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट्स हों, राइट हो या लेफ़्ट हो, चर्च हो या एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट हो, होमोसेक्सुअल या गे हो या एक्सट्रीम अल्ट्रा फैनेटिक्स हों, जिस किस्म के भी हों, लिबरल हों या अल्ट्रा कंसर्वेटिव हों, उन तमाम तबका फ़िक्र का इस चीज़ के ऊपर इत्तफ़ाक़ है कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के 9 चीफ़ जस्टिस जो हैं वो एक लॉजिक, मंतिक और हिस्ट्री और फ्यूचर के तमाम प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे। साइंस हो या टेक्नोलॉजी हो या माशरे का मामला हो, और वो अपनी लॉजिक और मंतिक अप्लाई करके राह मुतय्यन करेंगे। वो तमाम झगड़े, वो तमाम चीज़ें जिनका फ़ैसला कोई और अमेरिका में नहीं कर सकेगा, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट जो है वो उसकी एक डायरेक्शन जो है वो उन्हें दे सकेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अमेरिका की अपनी तमाम तर ताकत को डिराइव करती है अमेरिकन माशरे और अमेरिकन सियासत से। बदकिस्मती से पाकिस्तान की सियासत के अंदर और माशरे के अंदर इस वक्त कोई सुप्रीम कोर्ट की तरह का आर्बिटर नहीं बचा, और जो 1955 में तमीज़ुद्दीन खान केस से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या अदलिया की तबाही का जो प्रोसेस शुरू हुआ था, जर्नैल साहिबान ने जो शुरू किया था, ये डिक्टेटर्स ने जो शुरू किया था, अगर वो इब्तदा थी तो 26वीं तरमीम 20 अक्टूबर 2024 की वो उसकी इंतहा है, जिसके बाद से पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट की तरह की कोई चीज़ जो है वो बाकी नहीं बची, विच एक्चुअली ब्रिंग्स ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम तमाम लोग हैं हमारे ऊपर, कि हमने अब एक पॉलिटिकल डील नेगोशिएट करनी है पाकिस्तान में। ये कोई सिर्फ इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की ज़िम्मेदारी है, और अगर ये हम नहीं कर पा रहे तो ये हमारा एक इज्तमाई कलेक्टिव फेलियर है। बहरहाल इसके बाद मैं चलता हूँ उस चीज़ की तरफ जो गुज़श्ता 24 घंटे की पाकिस्तानी सियासत की डेवलपमेंट्स हैं, जिसमें आपने देखा और आप सुन चुके होंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की तोशाखाने 2 केस के अंदर भी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने उनकी ज़मानत जो है उसे मंजूर किया। मैंने अपने आज के इस वीलॉग का जो उन्वान, टाइटल या थंबनेल रखा है वो मैंने रखा है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिजनर ऑफ कॉन्शियस, इमरान खान द वर्ल्ड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिजनर ऑफ कॉन्शियस। प्रिजनर ऑफ कॉन्शियस क्या होता है, कौन होता है प्रिजनर ऑफ कॉन्शियस? जैसे नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका के तनाज़र में हम प्रिजनर ऑफ कॉन्शियस दुनिया कहती है। प्रिजनर ऑफ कॉन्शियस वो होता है जो अपने ज़मीर की आवाज़, अपनी कन्विक्शन और अपने आइडियाज़ जो हैं उनके ऊपर खड़ा होता है, और इस वजह से उसे कैदोबंद की सऊबतें जो हैं वो बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। यानी वो जेल में सिर्फ इसलिए जाता है कि उसका एक नज़रिया होता है, उसका एक बिलीफ होता है, उसका अपना एक सच होता है, और उस सच को दबाने की कोशिश की जा रही होती है। नेल्सन मंडेला में और इमरान खान में यही कदर मुश्तरक है। और आज एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहां जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के सामने तोशाखाने 2 का केस था, वहां एक बार फिर ये हकीकत रोज़े रोशन की तरह आया हुई जब FIA के प्रोसिक्यूटर ने, पहले ये केस नैब का था, आपको पता है इन्होंने जब नैब के कवानीन अपने लिए तब्दील किए तो फिर ये ज़िम्मेदारी FIA के कांधों पे पड़ गई। लेकिन FIA के प्रोसिक्यूटर ने जब अपने केस की वहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब के सामने, तो ये बात बड़ी खुल के सामने आ गई कि ये केस ही कोई नहीं है। बिकॉज़ FIA के प्रोसिक्यूटर ने जब ये बताया कि जो अप्रेज़र है तोशाखाने के केस का, वो उसने ये स्टेटमेंट दी है, एफिडेविट दिया है कि इमरान खान ने ज़ाती तौर पे
अप्रेज़र को ज़िंदगी की धमकियां दी और उसके नतीजे में जो ज्वेलरी है, नेकलेस हैं, हार हैं जो कि सऊदीज़ ने दिए थे बुशरा बीबी को, बुशरा बेगम को, उनकी अंडर वैल्यूएशन इमरान खान ने थ्रेट दे के करवाई है। पहले तो अगर कोई आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में ये कह दे या शर्जील मेमन साहब के बारे में कह दे या किसी और जनरल साहिबान के बारे में कह दे तो बात कोई थोड़ा सा उसमें चले, बंदा सोचता भी है कि शायद ऐसा हुआ होगा। इमरान खान के चाहने वाले तो चले नहीं मानते, मैं सोचता हूँ कि इमरान खान की जो दुश्मन और ओपोनेंट्स हैं उनमें से कौन से कितने होंगे जिनके अपने दिल में जब अकेले बैठ के वो इस एविडेंस के ऊपर गौर करेंगे तो ये समझते होंगे कि समवन लाइक इमरान खान ने तोशा खाना के अप्रेज़र को ज़िंदगी की धमकियां दी होंगी उससे ज्वेलरी को अंडर वैल्यू करवाने के लिए, लेकिन मारें गोली इस चीज़ को। असल में तो ये सारा भांडा उस वक्त खुला जब मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने ये पूछा FIA के प्रोसिक्यूटर से, लेकिन ये फ़ाइल और रिकॉर्ड तो ये बताता है कि यहाँ कस्टम के भी 3 अप्रेज़र हैं, उन्होंने भी ये अप्रेजमेंट दी है, उन पर किस किस्म का प्रेशर था, उन्होंने क्यों ये गलत अप्रेजमेंट दे दी है हीरे जवाहरात की। तो FIA और उन्होंने पूछा कि क्या उनको भी इमरान खान ने थ्रेट्स दी थी, क्या उन्होंने भी कोई ऐसी स्टेटमेंट जो है वो दी है। उस पर बेचारे FIA के जो प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने कहा कि नहीं, जो कस्टम के अप्रेज़र हैं उन्होंने इस किस्म की कोई एविडेंस नहीं दी है उनके पास, यानी हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि कस्टम जो है, पाकिस्तान कस्टम के अप्रेज़र्स को भी इस किस्म की कोई थ्रेट जो है वो मिली होगी। उसमें मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने, जो ऑनरेबल जस्टिस हैं, जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने FIA के प्रोसिक्यूटर से ये पूछा तो फिर क्या FIA ने कस्टम के जो ये अप्रेज़र्स हैं उन पे मिली भगत का या करप्शन का कोई मुकदमा या केस दर्ज किया है आखिर पिछले 3.5 बरस में? 3.5 बरस गुजर चुके हैं, सलमान सफ्दर साहब वहाँ पे मौजूद थे। तो FIA के प्रोसिक्यूटर ने बहुत ही एक बदनसीब किस्म की शक्ल बना के कहा कि नहीं, चूँकि खासा वक्त गुजर गया था इसलिए उनके ऊपर इस किस्म का कोई केस जो है वो दर्ज नहीं किया गया। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि FIA ने कस्टम्स के जो अप्रेज़र हैं उनके ऊपर ये केस क्यों नहीं दर्ज किया। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान कस्टम का जो अप्रेजमेंट का डिपार्टमेंट है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर्स हैं, कन्वेंशंस हैं, जो वैल्यूएशन है उसके हिसाब किताब से ही वैल्यूएशन करता है। उसका बाकायदा एक मैनुअल होता है, ना सिर्फ उसके मैनुअल प्रोसीजर्स और लॉज हैं बल्कि उनको एक एविडेंस इकट्ठी करनी पड़ती है वर्ल्ड वाइड, और वो एविडेंस जो है वो दुनिया से हासिल करते हैं। आज पता नहीं कैसे करते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में भी वो इलेक्ट्रॉनिकली उसको रिट्रीव करते थे, उसको हासिल करते थे, ईमेल्स के ज़रिए हासिल करते थे। तो उनके पास दुनिया के अंदर हर वो आइटम जो प्रोड्यूस होता है या बिकता है उसकी एक फेयर मार्केट प्राइस और वैल्यूएशन होती है जिसकी बेसिस पे वो अप्रेजमेंट करते हैं। यहाँ तो भाई लोगों ने गर्दन दबोची तोशा खाने की अप्रेज़र की, वो भी जुलाई 2024 के अंदर, जब ये देखा गया कि इमरान खान और बुशरा बीबी पे बाकी तमाम केसेस जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, तो गर्दन दबाई, पिस्तौल रखा तोशा खान ने तू के अप्रेज़र के ऊपर और उस बेचारे से इन्होंने ये लिखवा लिया कि इमरान खान ने ज़िंदगी की धमकी दी थी। लेकिन कस्टम वालों के ऊपर ये केस करते तो फिर सलमान सफ्दर ने उनका रिकॉर्ड मंगवा लेना था कराची के पोर्ट से, सारा का सारा अप्रेजमेंट का पिछले 10-15 बरस का, और वहाँ से पूरी दुनिया का रिकॉर्ड सामने आ जाना था कि इस किस्म की चीज़ों की फेयर मार्केट प्राइस या डेप्रिसिएशन जो है वो किस तरह से लगती है। इसलिए बहरहाल ये वो नहीं कर सके। चलें अब आगे चलते हैं। इस हवाले से इमरान खान की हमशीरा जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद उन्होंने 2 प्रेस टॉक्स की, 2 कम अज़ कम मैंने उसके छोटे छोटे 4-5, 6-6, 7-7 मिनट के क्लिप देखे हैं। दोनों आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो यूट्यूब का ऑफिशियल चैनल है वहाँ पे आप देख सकते हैं। एक खासे घंटे पुरानी है और एक अब से कोई 2-2.5 घंटे पहले अपलोड जो है वो की गई। अच्छा, अब एक वो क्लिप है जिसमें वो सलमान सफ्दर, बैरिस्टर सलमान सफ्दर साहब के साथ खड़ी हैं, जिसमें अलीमा बीबी जो हैं, अलीमा खान साहिबा जो हैं, वो बैरिस्टर सलमान सफ्दर का बहुत शुक्रिया अदा करती हैं। वो कहती हैं कि बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने बहुत ही कॉम्पिटेंटली, हम तो इनके ऊपर ही रिलाय करते थे, इन्होंने बहुत कॉम्पिटेंटली ये केस लड़ा है। सलमान सफ्दर साहब भी उसमें लुकमे देते हैं। अलीमा वजाहत की करती हैं कि अब इमरान खान के ख़िलाफ़ तमाम केसेस में उनकी ज़मानत हो चुकी है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कल के दिन उनकी रिहाई भी हो सकती है, यानी अब जो दिन पाकिस्तान में इस वक्त शुरू हो रहा है 21 नवंबर 2024 का, क्योंकि जो बाकी जितने भी केसेस हैं उनमें से किसी भी केस में जो प्रोसिक्यूशन के साइड या FIA के इंस्पेक्टर या पुलिस वाले हैं उन्होंने अब तक कानूनी तौर पर डॉक्यूमेंट्स में इमरान खान की गिरफ्तारी डाली ही नहीं है। ये वही केसेस हैं जिसका मैं आगे चल के जिक्र करता हूँ, जिसमें कि इमरान खान की बेल जो है वो नहीं हुई भी। लेकिन अलीमा खान और सलमान सफ्दर ने ये वजाहत की कि उन केसेस के अंदर इमरान खान की गिरफ्तारी डाली ही नहीं गई है, तो तमाम केसेस जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं और इमरान खान की यहाँ पर एक रिहाई जो है वो हो सकती है। अच्छा, और वो खासी पुरुमीद लगी इस लिहाज से कि इमरान खान की रिहाई हो सकती है। अब ज़ाहिर है रिहाई हो सकती है या नहीं हो सकती, मैं इस पर मज़ीद कमेंट करता हूँ, लेकिन दूसरा भी मैं थोड़ा सा जो उनका क्लिप है उसकी थोड़ी सी वजाहत करूँ। ये खासा इंटरेस्टिंग किस्म का डायलॉग है
जो अलीमा खान और एक रिपोर्टर के दरमियान में होता है, जो ये कहता है कि अगर इमरान खान की रिहाई कल हो रही है तो इसका मतलब है कि फिर आपकी इमरान खान की रिहाई के हवाले से पाकिस्तान के जर्नैल साहिबान, बेसिकली वो तो जर्नैल कहने की हिम्मत नहीं कर सकता पाकिस्तान में, वो कहता है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ, कि हुकूमत के साथ आपकी कोई डील जो है वो हुई होगी। उसमें अलीमा एक विद इन द लिमिट्स खासी जो है नाराज़ होती हैं, गुस्से में आती हैं। वो कहती हैं कि आप किस किस्म की मिसलीडिंग बातें कर रहे हैं। और इमरान खान ने तो 15 महीने 14 महीने जो है वो कैदोबंद में एक असूल पे गुजार दिए हैं, और यहाँ पर जो भी हमारी बात होगी वो 3 प्रिंसिपल चीज़ों के ऊपर होगी, जिसमें एक का ताल्लुक फरवरी 2024 के इलेक्शन के मैंडेट से है, दूसरी चीज़ का ताल्लुक जो है वो जुडिशरी जो है यानी 26 अमेंडमेंट से है, और तीसरा हमारे प्रिजनर्स की रिहाई से है। और अगर इंशाअल्लाह इमरान खान को 21 नवंबर को रिहाई मिलती है तो मैं पहले भी वजाहत कर चुकी हूँ कि इमरान खान ज़ाती तौर पे 24 नवंबर की जो तहरीक है, जो कॉल है, उसे वो ख़ुद से लीड करेंगे। लेकिन क्या इमरान खान को रिहाई मिलते हमें नज़र आ रही है? मेरा ख्याल है कि इमरान खान की रिहाई जो है, इस प्रिजनर ऑफ कॉन्शियंस की रिहाई, इसका ताल्लुक किसी भी कानून के प्रिंसिपल के साथ नहीं है। पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है, कोई अदालत नहीं है। मैंने बात का आगाज़ ही किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वफ़ात और फौतगी से, तो जब ज़ाहिर है कि कोई अदालत है ही नहीं, ये तो सारे के सारे ऑप्टिक्स हैं। तो इमरान खान को रिहाई तो मिलेगी पावर डायनामिक्स में, और पाकिस्तान के जर्नैल साहिबान ये अफोर्ड नहीं करते कि इस तरह से वो इमरान खान की, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि रिहाई कर दें, बिकॉज अगर इस तरह से रिहाई होगी इमरान खान की तो खुल्लम खुल्ला लगने लग जाएगा कि पाकिस्तान के जर्नैल साहिबान ने बाहर तो पूरी दुनिया के सामने उन्होंने सरेंडर हमेशा किया ही हुआ है, लेकिन ऐसा लगेगा कि उन्होंने पाकिस्तान के लोगों के सामने और पाकिस्तान के जमहूर और आवाम के सामने भी उन्होंने सरेंडर कर दिया है। तो जनरल साहिबान कभी नहीं चाहेंगे कि इतने एब्रप्ट तरीके से वो सरेंडर करते हुए नज़र आए। और इस चीज़ का इजहार जो है वो आपको पाकिस्तान के सो कॉल्ड फॉर्म 47 के जो हुकूमत के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं जनाब आज़ाद तारड़ साहब, उनकी प्रेस टॉक से पता चलता है। ये किसी टीवी प्रोग्राम में थे, मेरे ख्याल प्रेस टॉक थी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि इमरान खान के ऊपर तो अभी और भी 9 केसेस ऐसे हैं जिसमें इमरान खान की बेल नहीं हुई है। उसके अलावा तोशाखाना 2 बड़ा कॉम्प्लेक्स केस है, ये तो अभी मामला ख़त्म नहीं हुआ। अब ये बाकी 9 केसेस हैं क्या जिसमें इमरान खान की बेल जो है वो नहीं हुई? ये 9 के 9 का ताल्लुक जो है वो मई 9 2023 का जो पूरा नाटक है जर्नैल साहिबान का, उसके साथ इसका ताल्लुक है। और आज ही के दिन में लाहौर हाई कोर्ट ने कुछ केसेस में रावलपिंडी और लाहौर से जिनका ताल्लुक था, इमरान खान की जो प्री अरेस्ट बेल है उसे देने से उन्होंने इनकार कर दिया लाहौर हाई कोर्ट ने। अच्छा, इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, अच्छा इसके साथ ही अगर आप देखें कि क्या फर्दर डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो ये डेवलपमेंट हुई है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, जो पाकिस्तान का रजीम है, शरीफ जरदारी आसिम रजीम, उन्होंने 5000 रेंजर्स सिंध और पंजाब से और 5000 FC, जिसमें से 4000 नए आ रहे हैं, 1000 SC जो है, जो फ्रंटियर कांस्टेबलरी है, वो पहले ही इस्लामाबाद में इस्लामाबाद पुलिस की मदद कर रही है। इन्हें 22 नवंबर फ्राइडे के दिन से इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसके अलावा 40,000 आंसू गैस के शेल, 2200 यानी 2200 आंसू गैस टीयर गैस फाइल करने वाली जो गन्स होती हैं, उसके अलावा 50,000 रबर बुलेट, 1200 कंटेनर, और टोटल ये मिला जुला के जो 10,000 रेंजर्स आ रही है और 5,000 FC और 12,000 इस्लामाबाद पुलिस के अपने जवान होंगे या आगे पीछे से। तो ये सिर्फ इस्लामाबाद को एक फोर्ट्रेस के अंदर, एक किले में कन्वर्ट कर रहे हैं। जिस तरह से जनरल नियाज़ी ने, ये फोर्ट्रेस मेंटालिटी इनकी है, जनरल नियाज़ी ने 1971 में बांग्लादेश में, फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान में भी यही किया था कि उन्होंने हर शहर को फोर्ट्रेस में कन्वर्ट कर दिया था, अंडर दी ग्रेट आइडिया कि हम अंदर से अपने आप को शहरों में महसूर कर लेंगे और हमें कोई शहर हमसे फतह नहीं कर सकेगा। ये और बात है कि हिंदुस्तानी फ़ौज जो है वो 3 दिसंबर को वो दाखिल हुई और वो 12 या 13 दिसंबर को ढाका के दरवाज़ों के ऊपर बैठी हुई थी, और उसके बाद जनरल नियाज़ी के पास सरेंडर करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं थी। वैसे बहुत से मिलिट्री अफसर समझते हैं कि सरेंडर करने के अलावा भी उनके पास ऑप्शन थी। भारत, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि एक अजीबोगरीब किस्म की इनकी फोर्ट्रेस मेंटालिटी है। लेकिन इस फोर्ट्रेस मेंटालिटी के साथ साथ ये जहन में रखें कि इन्होंने बाकी जो तकरीबन 4 लाख 4.5 लाख पंजाब की पुलिस है, उसे भी इस्तेमाल करना है लोगों की प्रोटेस्ट या मार्च टूवर्ड्स इस्लामाबाद को रोकने के लिए। अब यहाँ से आपको इनकी मेंटालिटी देखें क्या है कि भाई प्रोटेस्ट दुनिया भर में जब आप देखते हैं और आप बहुत फ़ख्र से कहते हैं कि देखें लंदन के अंदर, पेरिस के अंदर या जर्मनी में, फ़लाँ जगह पे, यूरोप में, अमेरिका में, ख़ास करके लंदन का बार बार इस हवाले से जिक्र होता है कि लाखों लोगों ने किसी भी पॉइंट के ऊपर, फ़लस्तीन के लिए, किसी और इशू के ऊपर उन्होंने मार्च किया।
तो लोग जो हैं वो जब घरों से निकलते हैं मार्च करने के लिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ उस मार्च को ऑर्गेनाइज करता है सॉलिडेरिटी शो करने के लिए, लोग बुनियादी तौर पे अपने कदमों के ज़रिए चल के ये बताना चाहते हैं वहाँ की हुकूमत को कि आपकी किसी पॉलिसी या दुनिया में कुछ होने वाला वाक़या जो है हम उसकी मज़म्मत करते हैं। हमारी इसके हवाले से बड़ी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, वो इजाज़त देते हैं, घरों से निकलते हैं। जब वो घरों से निकलते हैं तो उन्हें ये ख़तरा नहीं होता कि उनके ऊपर लाठी चार्ज होगा, आंसू गैस चलेगी, गाड़ियाँ चला दी जाएंगी, मारा पीटा जाएगा, उनमें से हज़ारों जो हैं वो गिरफ्तार हो जाएंगे। वो अपने बीवी बच्चों को लेकर निकलते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जमात ने भी जब अपनी प्रोटेस्ट का आगाज़ किया था, जब अपने जलसे करते थे, तो उसमें अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को लेकर आते थे। जर्नैल साहिबान की नाआकबत अंदेशी और इनकी खुद गर्जी और इनका जो लालच है और इनका जो जबर है, उसकी वजह से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर जो पॉजिटिव ट्रेंड डेवलप कर रहे थे 2014-2011 के बाद से, वो एक बार फिर इंतशार का शिकार हो गए हैं। और आपने एक पॉलिटिक्स को एक जंग में कन्वर्ट कर दिया है। बदकिस्मती से पाकिस्तान के जर्नैल साहिबान, पाकिस्तान के बाहर होने वाली या दुनिया के साथ होने वाली जो भी जंग है, खा वो वेपन्स की जंग होती या पॉलिटिक्स की जंग होती, उसे कभी भी जीत ना सके। और हर दफ़ा बदकिस्मती से हमारे जर्नैल साहिबान ने सरेंडर कर दिया। और उसकी एक बार लेकिन लड़ रहे हैं पाकिस्तान के लोगों के साथ, जो बेसिकली अपने सियासी हकूक़ जो है वो मान रहे हैं। अब इसी हवाले से आप ये देखिए कि आज ही पिछले जो 24 घंटे ख़त्म हुए हैं, यानी कि 20 नवंबर के, ख़ुद ISPR की स्टेटमेंट देखें कि बन्नू में एक चेक पोस्ट के ऊपर दहशतगर्दों ने हमला किया, जिनका नाम आजकल खवारिज है, बिकॉज जुलाई 2024 में इंटीरियर मिनिस्ट्री से दाखिला से एक नोटिफिकेशन इशू किया गया, जिस नोटिफिकेशन के ज़रिए ये तमाम जितने भी लोग हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, इनको खवारिज डिक्लेयर कर दिया गया है। मुझे ये भी क्लियर नहीं है कि जो बलूचिस्तान के हैं हमला आवर हैं, जो वहाँ के मिलिटेंट हैं, कि वो भी खवारिज हैं या उनके लिए कोई डिफरेंट किस्म की दहशतगर्दी की कैटेगरी जो है वो रखी गई है। लेकिन ISPR की स्टेटमेंट ये कहती है कि बन्नू की चेक पोस्ट के ऊपर हमला हुआ, जिसे हमने नाकाम बना दिया। लेकिन उस नाकाम हमले के नतीजे में, ये हमला नाकाम भी हुआ है, लेकिन 12 पाकिस्तानी जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं अकॉर्डिंग टू दी ISPR, जिसमें से 10 को लिखा गया है वो सोल्जर्स हैं और 2 FC के जवान हैं। सोल्जर्स का क्या मतलब है कि पाकिस्तान आर्मी के हैं। बहरहाल 12 हमारे तो शहीद हो गए हैं और 6 जो खवारिज हमने फायरिंग की है वो जो है उनको हमने जहन्नम रसीद कर दिया। अच्छा, पहले थोड़ा सा हम देख लें कि ये हमला नाकाम किस किस्म का है। जब आप ये कहते हैं कि एक सुसाइड बॉम्बर जो है उसने अपने आप को फाड़ लिया, हमें पता भी नहीं है कि असल हकीकत क्या होती है, बिकॉज जो भी उसकी ऊपर एक स्टेटमेंट इशू की जाती है वो स्टेटमेंट तो सरकार की तरफ से या ISPR की तरफ से इशू की जाती है। असल हकीकतें, हकायक हमें कभी पता ही नहीं होते इन दी बदनसीब रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। भर ये कहते हैं कि वो बिल्डिंग जो थी चेक पोस्ट की वो कोलैप्स कर गई बिकॉज ऑफ दी बॉम्ब एक्सप्लोजन, और उसके नतीजे में 10 हमारे सोल्जर्स, 2 FC के जवान जो हैं वो शहीद हो गए, यानी अदर वर्ड्स मारे गए, और 6 जो हैं खवारिज जो हैं उन्हें हमने जहन्नम रसीद कर दिया। अब आप में से बहुत से लोगों ने हमेशा ये एतराज़ और ऑब्जेक्शन की कि मैं फ़लाँ को फ़लस्तीन के कॉन्टेक्स्ट में, हमास के कॉन्टेक्स्ट में, हिज़्बुल्लाह के कॉन्टेक्स्ट में, ईरान के कॉन्टेक्स्ट में मैं उनको शहीद क्यों नहीं कहता। मैंने बहुत अरसे से ये देख लिया, ये भांप लिया कि लफ्ज़ शहीद की टर्म इस्तेमाल करना जो है ये खासा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बिकॉज अब आप इसको अप्लाई करें। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आप जो कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं, खा वो बलोच इंसर्जेंट्स और बागियों का कॉन्फ्लिक्ट हो या TTP के जो लोग दहशतगर्दी करते फिर रहे हैं इनका कॉन्फ्लिक्ट हो, दोनों सूरतों में ये इंट्रा मुस्लिम, इंट्रा इस्लाम किस्म का ये कॉन्फ्लिक्ट है। मुसलमान से लड़ रहे हैं कि दोनों साइड पे लोग एक ही कुरान, एक ही कलमा, एक ही रसूल को मानते हैं। इसमें ISPR कैसे डिटर्मिनेशन कर सकता है कि कौन राह हक के ऊपर है और कौन जो है वो मुजरिम है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इस पर हमने ठीक तरह से सोचा नहीं है। मेरे ख्याल में हुकूमतें इसकी डिटर्मिनेशन जो है वो नहीं कर सकती। अच्छा, उलमा ज़रूर कर सकते हैं, फ़िक़्ह दीन कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो उलमा और फ़िक़्ह दीन जो हैं वो सारे भी जो हैं वो जर्नैल साहिबान ने उनकी गर्दन दबोची हुई है, वो भी सुल्तान की ही बात मानते हैं। तो इसकी डिटर्मिनेशन कौन करेगा कि यहाँ पे शहीद कौन है, हलाक कौन है। और फिर ये ISPR ने फैक्ट्री लगाई हुई है लोगों को जहन्नम वासल करने की। ऐसा लगता है कि इनके पास कोई मल्टीपल एंट्री वीज़ा है जहन्नम का, जिसको मारते हैं उसे जहन्नम में ये वासल कर देते हैं। तो बहरहाल ये असल सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर जो जंग हो रही है। मेरा वैसे ये ख्याल है कि हमें इसके ऊपर बहुत सोचना चाहिए, मुझे कम अज़ कम। और आपको पता है कि मैं एक बहुत बड़ा एक्टिव कंज्यूमर हूँ उस तमाम इन्फॉर्मेशन का जो पाकिस्तान के हवाले से कहीं पर भी पब्लिश होती है। मैंने अभी तक कोई सब्सटेंटिव आर्गूमेंट और डिबेट ऐसी नहीं देखी कि आखिर इस वक्त हमारा जो TTP के साथ झगड़ा है इतना खौफनाक और खूनी किस्म का, इसमें बुनियादी
बैटल लाइंस हैं किस चीज़ के ऊपर ड्रॉ, वो हमसे मांगते क्या हैं जो हम उन्हें ठीक तरह से दे नहीं सकते। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात है तो हमारे जितने भी साहिब इक़्तिदार हैं ये तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बिलीव नहीं करते। तो झगड़ा है क्या, उनकी मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स क्या हैं और मिनिमलिस्ट हम उस पर कैसे ले जा सकते हैं, और कैसे हम उसके अंदर अफ़गान तालिबान को या चीन को या रूस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फिर कभी एक्सप्लेन करूँगा कि चीन और रूस की इसमें क्या अहमियत बनती है, लेकिन डेफिनेटली अफ़गान तालिबान को इस्तेमाल करके हम इसका कोई ना कोई हल तो निकाल ही सकते होंगे। अब मैं क्विकली वाइंड अप करूं 24 नवंबर की कॉल के हवाले से बात को ख़त्म करता हूं, फिर मैं एक और चीज़ की तरफ जाना चाहता हूं। देखिए, इंडिपेंडेंटली तो मैं इसको यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ज़राए हैं, कम अज़ कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो यूट्यूब का चैनल है उससे मैं इसको वेरीफाई नहीं कर सका कि क्या, और अखबारात से भी वेरीफाई नहीं कर सका कि आज के दिन में भी क्या बैरिस्टर गौहर की और अली अमीन गंडापुर की एक और मुलाकात इमरान खान के साथ हुई है 20 नवंबर को। तहम बाज़ लोगों का या ज़राए का, वीलॉगर्स का ये क्लेम है कि ऐसी एक मुलाकात हुई है दोबारा से इस्टेब्लिशमेंट, सो कॉल्ड इस्टेब्लिशमेंट के साथ नेगोशिएशन और मुज़ाकरात के हवाले से। हमें जहन में रखना चाहिए कि देखिए, हम ये भूल तो नहीं सकते ना कि अली अमीन गंडापुर जो हैं उन्होंने लाहौर में क्या किया, उन्होंने लियाकत बाग में क्या किया, उन्होंने डी चौक में क्या किया। एक दफ़ा और वो ISI को मिलने चले गए थे। तो ज़ाहिर है कि जब 4 आपके पास रेफरेंसेस मौजूद हैं, ये एविडेंस मौजूद है, तो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और बैरिस्टर गौहर भी बहुत ही शरीफ आदमी है, तो ज़ाहिर है कि हम दोनों, हमें नज़र आता है कि दोनों जो हैं उनके ऊपर जर्नैल साहिबान का बहुत ज़्यादा असर रसूख है। इसी किस्म का शख्स जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और भी जो बहुत से की लीडर्स हैं उनके ऊपर भी हमें है। सो नज़र ये आता है कि पाकिस्तान के जर्नैल साहिबान इस वक्त भी सरतोड़ ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से 24 नवंबर की कॉल को डिले करवाया जाए, इसे रोका जाए। इमरान खान की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक ऐसा मैसेज आए कि हमारी कोई बात हो गई है, हमारे साथ एक प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन जो है वो शुरू हो गया है। अगर आप पिछले 24 घंटे के वाक़या तो मेरा वीलॉग याद करें, और अलीमा खान साहिबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो प्रेस टॉक की थी, और जो शेख वकास अकरम ने पेशावर के प्रेस क्लब से उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसमें एक चीज़ को एडमिट किया गया, वो ये कि जब बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर इमरान खान को मिले, उन्होंने कहा कि जी अगर हमें मुज़ाकरात की ऑफ़र होती है इन्हीं 3 पॉइंट्स के ऊपर, फरवरी का जो इलेक्शन का मैंडेट है, 26वीं तरमीम है, प्रिजनर्स जो हैं जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद और बाकी लोग शामिल हैं, उमर सरफराज चीमा वगैरह, तो फिर अगर हमारी आपसे बातचीत नहीं हो पाती, एक्सेस नहीं हो पाती, तो क्या हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस पर मुज़ाकरात ओपन करें या ना करें। तो एक तरह से टैक्टिकली आप कह लें कि उन्होंने इमरान खान से इसका एक अप्रूवल वो ले चुके हैं। इसका मतलब यह है कि अगले जो 24-48 घंटे हैं उनमें आप इस हवाले से कोई डेवलपमेंट देख सकते हैं कि अचानक आपको पता चले कि अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर और कुछ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो एक प्रेस टॉक करें और वो कहें कि जनाब हमारी एक नेगोशिएशन जो है वो हुकूमत के साथ बिलवास्ता तौर पर जो है वो शुरू हो चुकी है। ज़ाहिर है मैं इसको हतमी तौर पे नहीं कह सकता, मैं महज इसको एज अ पॉइंट ऑफ एनालिसिस आपके सामने इस चीज़ को रख रहा हूँ कि इसे आप 100% इस स्टेज के ऊपर रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन अगर ऐसा होगा तो मैं समझता हूँ कि इस स्टेज के ऊपर ये अनलेस कि कोई सब्सटेंटिव मूव की जाए पाकिस्तान के जर्नैल साहिबान की तरफ से, अभी तक तो हुई नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर मोबिलाइज़ अपने आप को करती है पंजाब के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा से दुनिया भर में, जैसे कि हमें पता चला है कि 30 से ज़्यादा शहर जो हैं दुनिया के, जिसमें यूरोप के शहर हैं, जिसमें लंदन है, जिसमें पेरिस है, जर्मनी के शहर हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, 6 मुकामात यूनाइटेड स्टेट्स के हैं। अगर यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने आप को मोबिलाइज़ करती है, लोकल जो लीडरशिप है इन ममालिक की उसको लेकर आती है, नोटेबल्स को लेकर आती है, मीडिया को इन्वॉल्व करती है, तो पाकिस्तान के जर्नैल साहिबान जो हैं उनके ऊपर ठीक ठाक दबाव पड़ेगा फॉर अ मीनिंगफुल सब्सटेंटिव डायलॉग एंड नेगोशिएशन। अच्छा, अब इसके बाद मैं थोड़ा सा एक बहुत पॉजिटिव चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ बड़ी पॉजिटिव ये डेवलपमेंट है जो अब एक प्रेस टॉक की गई अल्लामा मौलाना डॉक्टर रागिब नईमी साहब की तरफ से, जो कि चेयरमैन है काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के। इस लेटेस्ट अपनी 20 नवंबर की प्रेस टॉक में डॉक्टर रागिब नईमी का ये कहना है कि जो उनकी पुरानी प्रेस रिलीज़ थी जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी की स्टेशनरी और उसके पैड के ऊपर की गई थी, ऑफिशियल के ऊपर, वो दर हकीकत उसमें एक टाइपो हो गया, वरना कहना वो ये चाहते थे कि कोई भी टेक्नोलॉजी का जो गलत इस्तेमाल है, गैर इमोरल, गैर अखलाकी इस्तेमाल है, वो गैर शरई हो सकता है,
कोई भी टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग दी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN या सोशल मीडिया जो है वो बज़ाते खुद जो है वो गैर शरई या गैर इस्लामी नहीं हो सकता। ये एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, ये अंडरस्टैंडेबल है। ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाकायदा, उसमें उन्होंने वो पिछली वाली प्रेस अपनी जो रिलीज़ थी उसको उन्होंने लहराया भी, उनके हाथ में वो कागज़ मौजूद था। ये पॉजिटिव इसलिए है कि जो इसके ऊपर रिएक्शन और रद्द अमल हुआ पाकिस्तान के माशरे की तरफ से, पाकिस्तान के मीडिया की तरफ से, हम सब जो व्लॉगर्स हैं हमारी तरफ से, ट्विटर के ऊपर जो रिएक्शन हुआ, पाकिस्तान के बाज़ सियासतदानों की तरफ से जो रिएक्शन हुआ, सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी है जिसमें ख़ुद PMLN के डॉक्टर अफनान जो हैं, उसमें उनका बड़ा पॉजिटिव रोल मैं समझता हूँ। मैं चाहता हूँ कि और लोग ऐसा पॉजिटिव रोल प्ले कर सकें। डॉक्टर अफनान की जो उसमें एक पोजीशन थी उसका भी उसमें एक रोल आ जाता है। पीपल्स पार्टी की बाज़ लीडर्स की उसमें जो पोजीशन है उसमें भी रोल आ जाता है। ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस का उसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म थी वो आ जाती है, वकला की क्रिटिसिज्म आती है, आप सब लोगों की क्रिटिसिज्म है। उसके नतीजे में आपने देखा फिर मौलाना खुद स्कॉलर्स की, बहुत ज़्यादा स्कॉलर्स आपने देखा कि मौलाना तारिक जमील की उस पर एक क्रिटिसिज्म थी कि भाई कैसे आप इसको गैर शरई कर सकते हैं। खुद काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी की बाकी मेंबरान बोल पड़े, उन्होंने कहा कि कैसे ये मौलाना जो अलामा रागिब नईमी है ये उनकी ज़ाती ओपिनियन हो सकती है, ये काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी की ओपिनियन नहीं है। इसी चीज़ को आज माना है रागिब नईमी साहब ने। उन्होंने कहा कि नहीं मेरी ज़ाती ओपिनियन थी और काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी किसी भी टेक्नोलॉजी को गैर शरई गैर इस्लामी नहीं समझती। मैं समझता हूँ ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है, हमें इसे वेलकम करना चाहिए कि जब आवाम का रिएक्शन रद्द-ए-अमल आया है तो कैसे काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के लोगों पर उसका दबाव पड़ा है और उन्होंने करेक्ट पोजीशन ली है कि टेक्नोलॉजी बताते खुद जो है वो कभी भी गैर इस्लामी गैर शरई नहीं हो सकती है और दर हकीकत जो है कोई भी उसका इस्तेमाल जो है वो मैटर करता है। और उन्होंने सोशल मीडिया को कहा कि ये तो बहुत एक इन्फॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म है, लोगों का राइट होना चाहिए जो है कि वो सोशल मीडिया को एक्सेस कर सकें। तो इस लिहाज से ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है इन द बदनसीब रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जहाँ हमें पॉजिटिव डेवलपमेंट सुनने को बहुत ही कम मिलती हैं। अब एक दो इंटरनेशनल डेवलपमेंट छोटी छोटी मैं आपके सामने रख दूं। एक तो महाराष्ट्र के जो इलेक्शन है हिंदुस्तान में, वहाँ अब तक के जो इब्तदाई गैर सरकारी एग्जिट पोल्स आए हैं जो हिंदुस्तान के मीडिया ने पोलिंग एजेंसीज़ ने मुरतब किए हैं, असल काउंटिंग तो शुरू होगी जाके हफ्ते के दिन, जो अब दिन शुरू हो रहा है नहीं हफ्ते के दिन होगी, यानी अभी भी नहीं, आपसे 2 दिन के बाद उसका रिजल्ट आएगा। लेकिन जो एग्जिट पोल्स हैं वो ये इंडिकेट करते हैं कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जमात BJP और उनका जो अलायंस है महायुति अलायंस MU जो है वो इसको लीड कर रहा है और कांग्रेस का जो अलायंस है MVA का वो मार खा रहा है। इसका मैंने पहले ही आपको कहा था कि ये पॉइंट आउट करेगा कि व्हाट इज़ द नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ पॉलिटिकल चेंज इन इंडिया। तो आपको अब हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी और BJP एक बार फिर अपने आप को रीअसर्ट करते हुए पॉलिटिकली नज़र आ रहे हैं, बावजूद इसके कि मई जून 2024 का जो आम इंतखाबात हुए उसमें नरेंद्र मोदी की जमात को खासी बड़ी सेटबैक का सामना करना पड़ा। इसी को पॉलिटिक्स कहते हैं, यही पॉलिटिक्स की खूबसूरती है। नाउ अ क्विक वर्ड अबाउट यूक्रेन थिंग कि एक दिन के बाद 24 घंटे पहले यूक्रेन ने अमेरिका के जो आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम 5 से 6 फायर किए थे रूस के इलाके कुर्स्क में, जो कि रशियन टेरिटरी है, कुछ 650 किलोमीटर की, जो कि इस वक्त यूक्रेन के कब्ज़े में है। और आज यूक्रेन ने 12 जो हैं वो स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स फायर किए यूके के, यूनाइटेड किंगडम के बने हुए। बरतानिया की हुकूमत, रशियन सोर्सेज ने ये बात बताई है, उनके टेलीग्राम के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उससे ये पता चल रहा है कि रशियंस कह रहे हैं कि यूके के मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है रूस के ख़िलाफ़। और यूके की गवर्नमेंट जो है की स्टॉर्मर की, उसने इस पर कोई भी रद्द-ए-अमल करने से इनकार कर दिया। अब लेकिन आज ही के दिन में जो गुज़िश्ता 24 घंटे हैं, जो खबर इंटरनेशनल रिस्पेक्टेड एजेंसी है रॉयटर, उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ा स्ट्रेटेजिक नेचर का एक एनालिसिस छपा है विद द हेल्प ऑफ रशियन एंड अदर इंटरनेशनल सोर्सेज, जो कहते हैं, जो ये पॉइंट आउट करता है कि प्रेसिडेंट पुतिन और उनकी मिलिट्री जो है वो इस वक्त बहुत असेंडेंट सिचुएशन में है, बिकॉज 1,10,000 स्क्वायर किलोमीटर की यूक्रेनियन टेरिटरी जो है वो उनके पास है, एज़ कम्पेयर टू ओनली 650 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ द रशियन टेरिटरी जो कि यूक्रेनियंस के पास है, वो भी जबकि अमेरिका और यूरोप ने बहुत ज़्यादा धक्का लगाया था अगस्त 2024 में। तो उन्होंने कहा कि पुतिन और रशियंस अब इसमें नेगोशिएट ये करना चाहते हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट के साथ जब आ रही है और जिसको कम्प्लिकेट करने की कोशिश इस वक्त बरतानिया और अमेरिका की बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, कि वो ये समझते हैं कि एक तो हमें यूक्रेन गारंटी दे कि वो नेटो में ज्वाइन नहीं करेगा, उसकी तमाम एम्बिशंस ख़त्म हो जाएंगी। उसके अलावा जो 18 से 20% यूक्रेनियन टेरिटरी है, उनकी मैक्सिमैलिस पोजीशन ये है कि वो उसे रिटेन करना चाहते हैं, जिसके अंदर डॉनबास का सारा रीजन है, जिसके अंदर लुहांस्क है, जिसके अंदर 2-3 और एरियाज़ में आपको बता दूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, जो डोनेस्क है, खरसों है, लुहांस्क है, और जो लैंड एक्सेस एंड कॉरिडोर है जो उनको क्राइमिया से जो स्ट्रेटेजिक पोर्ट है सेवास्तोपोल का, उस तक एक्सेस देता है। ये उनकी मैक्सिमैलिस पोजीशन है। और रशियंस ये चाहते हैं कि जो ड्राफ्ट एग्रीमेंट हुआ था इस्तांबुल में
टर्किश प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने करवाया था अप्रैल 2022 में, उसको बेसिस बनाया जा सकता है। और P5 कंट्रीज़ यानी जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं, अमेरिका, बरतानिया, रूस, चीन और फ्रांस, वो इसकी गारंटी दें कि यूक्रेन जो है वो न्यूट्रल रहेगा और रूस और यूक्रेन के दरमियान फ्यूचर में कोई कॉन्फ्लिक्ट जो है उसकी बेसिस जो है वो नहीं बन सकेगी। तो ये वो टेम्पलेट है जिस पर रशियंस खड़े हैं। दूसरी तरफ से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन वाला कोशिश कर रहे हैं कि इसको कॉम्प्लिकेट किया जाए ताकि ट्रंप कोई आसानी से नेगोशिएशन जो है वो ना करवा सकें। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।